नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल अर्स में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो भारत के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों भारत अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को खुद से अपग्रेड कर रहा है। ऐसे में दोस्तों भारतीय रक्षा अधिकारियों ने कहा कि भारतीय वायुसेना के पहले अपग्रेडेड सुखोई 30 MKI जेट के लिए एयर सर्विस क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को फाइनल किया जा रहा है और बाकी के जो अपग्रेड्स हैं वो भी किए जा रहे हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं वो भी सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करने का काम कर रही हैं। इसके अलावा रक्षा अधिकारियों की तरफ से ये भी कहा गया है कि फाइटर जेट को अपग्रेड करना एक जटिल प्रक्रिया होती है, यानी कि दोस्तों चरणबद्ध तरीके से इन फाइटर जेट्स को अपग्रेड किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पहले स्टेज में जो बेसिक मिशन क्षमता होगी, जिनमें कि फ्लाई बाय वायर और फ्लाइट कंट्रोल इसमें शामिल रहेगा, और इसके साथ साथ बाद के चरणों में नए हथियार, एडवांस एवियोनिक्स, नए सेंसर्स और नया इंजन सुखोई 30 MKI में लगाया जाएगा, ताकि ये फाइटर जेट्स अगले कुछ दशकों तक बने रहें। दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि MRFA टेंडर को लेकर आ रही है। दोस्तों भारतीय वायुसेना का MRFA टेंडर न जाने कब एक हकीकत बनेगा, और 114 फाइटर जेट्स जो हमने लेने हैं उन्हें लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि शायद भारतीय वायुसेना फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है इस टेंडर की सर्विस क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, और कहा जा रहा है इसके बाद रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल 2024 के मध्य तक जारी किया जाएगा। सोच लीजिए दोस्तों, यानी कि अगले साल भी नहीं बल्कि उससे अगले साल। दरअसल दोस्तों MRFA टेंडर में अब Su-35 और F-15EX शामिल हो चुका है, जो कि पहले के MMRCA टेंडर में नहीं थे। हालांकि दोस्तों मुझे ये लग रहा है कि भारतीय वायुसेना शायद जानबूझकर इस टेंडर को डिले कर रही है, ताकि हमारे जो खुद के स्वदेशी फाइटर जेट्स हैं अगर वो एक निश्चित संख्या में और तेजी से बनना शुरू हो जाते हैं 2024 तक, तो शायद भारतीय वायुसेना को MRFA टेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ इसके पीछे कारण है, नहीं तो इतना लेट नहीं किया जाना चाहिए था। बढ़ते हैं अगली डिफेंस अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों अभी तक मलेशिया ने अपने 18 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के टेंडर के विजेता की घोषणा नहीं की है। ऐसे में कहा जा सकता है कि भारत का तेजस और साउथ कोरिया का FA-50, ये दोनों ही फाइटर जेट्स एक दूसरे की टक्कर में यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन दोस्तों अब फिलीपींस की एयरफोर्स के एक अधिकारी ने कहा कि फिलीपींस के जो FA-50 फाइटर जेट्स हैं उनके साथ कई तरीके की परेशानियां सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से उनके 75% जो FA-50 फाइटर जेट्स हैं वो ग्राउंड कर दिए गए हैं, जिनका मुख्य कारण है इनके स्पेयर पार्ट्स का ना मिलना। आपको बता दें कि 12 FA-50 एयरक्राफ्ट में से 3 ही FA-50 एयरक्राफ्ट जो है उनके ऑपरेशनल हैं, और बाकी के एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके से ग्राउंड कर दिया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि हमने स्पेयर पार्ट्स के ऑर्डर तो दे दिए हैं, लेकिन अभी तक ये बात साफ नहीं है कि इनकी डिलीवरी कब तक होगी। वही कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि FA-50 के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो काफ़ी महंगे। ऐसे में FA-50 के जो कस्टमर्स हैं उन्हें इसका सामना करना पड़ सकता है, जिनमें कि इंडोनेशिया, इराक, कोलंबिया आदि देश शामिल हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि कावेरी इंजन को लेकर आ रही है। दोस्तों दरअसल 46 किलो न्यूटन ट्राइक कावेरी इंजन का जो सर्टिफिकेशन है वो तो पूरा हो गया है, लेकिन 2026 तक ही ये पूरा हो पाएगा। दरअसल DRDO अब कावेरी इंजन के अपग्रेडेड कोर को तैयार कर रहा है, जो कि 60 किलो न्यूटन ड्राई थ्रस्ट पैदा करेगा, और इसमें बाद में आफ्टर बर्नर सेक्शन जोड़ा जाएगा, जिसे कि DRDO तैयार कर रहा है, और इसके बाद ये 90 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट पैदा करेगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात ये रहने वाली है कि इस अपग्रेडेड कावेरी इंजन से अमेरिकी F-04 इंजन, जो कि 84 यानी कि 84 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन है, जिसे कि तेजस मार्क 1A फ्लीट में लगाया गया है, उसे बदलने के लिए ये एक आदर्श इंजन हो सकता है, और 2035 के मध्य से तेजस मार्क 1A के इंजन भी बदले जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको मालूम है कि भारत साफरान के साथ बातचीत कर रहा है, जिसके तहत 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन को बनाया जाएगा, जो कि AMCA के लिए तैयार होगा। हालांकि TEDBF और तेजस मार्क 2 के लिए तेजस मार्क 1A वाले इंजन नहीं होंगे, और इसीलिए अपग्रेडेड कावेरी इंजन इनमें लगाया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि अचूक रिडॉन सिस्टम को लेकर आ रही है। दोस्तों भारत की इस प्राइवेट सेक्टर कंपनी ने एक बैरल लॉन्च लॉइटरिंग मुनिशन सिस्टम को तैयार किया है, जिसे कि सेमी ऑटोनोमस मोड और ऑटोनोमस मोड के साथ साथ GPS डिनायल वातावरण में भी ऑपरेट किया जा सकता है, और ये अपने साथ 1.5 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। इसकी सर्विस सीलिंग 4000 मीटर की है, और इसका स्ट्राइक रेडियस है 30 किलोमीटर का। बता दें कि ये दुश्मन के व्हीकल्स हों या उनके फ्यूल और एमुनेशन डिपोस हैं, उन्हें बर्बाद कर सकते हैं। साथ ही ये मल्टी बैरल लॉन्च क्षमता के साथ है, और इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन के साथ साथ ये रियल टाइम वीडियो ट्रांसमिशन भी कर सकते हैं, और इनका इस्तेमाल स्वार्म ड्रोन के तौर पर दुश्मन के एयर डिफेंस को टारगेट करने के लिए भी किया जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो कि ITBP और सेना को लेकर आ रही है। दोस्तों अभी भी LAC पर स्थित 5 सैन्य ठिकानों पर लंबे समय से गतिरोध बना हुआ है। वहीं भारत सरकार अब इस बात का विचार कर रही है कि चीन के साथ लगती सीमा पर गश्त की कमान ITBP को सौंपी जाए या फिर सेना को।
हालांकि दोस्तों जो डिफेंस अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय चाहता है कि आईटीबीपी अपनी अग्रिम भूमिका को निभाए, लेकिन सेना इसके पक्ष में नहीं है और सेना चाहती है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को उन्हीं के अधीन रखा जाए। एलएसी पर गश्त की पूरी जिम्मेदारी सेना और आईटीबीपी की संयुक्त टीमें निभाती है। कभी सेना प्रमुख भूमिका में होती है तो कभी कभी गश्त की कमान आईटीबीपी के हाथों में होती है। इसके अलावा दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि ये बातें तय करना स्थानीय सैन्य ब्रिगेड के हाथ में होता है कि गश्त का पैटर्न कैसा रहेगा और किस बल की मुख्य भूमिका होगी। 2020 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जब सरकार ने सेना को बॉर्डर डिफेंस की जिम्मेदारी के साथ एलएसी की निगरानी में आईटीबीपी को अहम भूमिका देने पर विचार कर रही थी। हालांकि ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे पता चल रहा है कि प्रस्ताव एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया है और आईटीबीपी को अधिक सक्रिय भूमिका देने के पीछे ये विचार है क्योंकि ये पुलिस बल है और इससे सही संदेश जाता है कि एक पुलिस बल ही सीमा की निगरानी कर रही है, न कि सेना। वही सूत्रों का कहना है कि ज्यादातर देशों में अर्धसैनिक या विशेष सीमा सुरक्षा बल ही सीमाओं की निगरानी करते हैं और सेना पीछे रहती है। दरअसल कारगिल की जंग के बाद वन बॉर्डर वन फोर्स की सिफारिश करने वाली मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट के बाद 2004 में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में असम राइफल को हटाकर आईटीबीपी को पूरे एलएसी की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दरअसल भारत की जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं वो अब छोटे इंजनों को तैयार कर रही हैं और प्राइवेट सेक्टर की इन कंपनियों ने कई छोटे टर्बोजेट इंजन को पिछले कुछ सालों में तैयार भी किया है और रक्षा मंत्रालय अब इन इंजनों को खरीदने पर विचार कर रही है, जिनका इस्तेमाल एरियल व्हीकल्स, टारगेट ड्रोन, क्रूज मिसाइल्स, एरियल टारगेट्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल और अनमैन्ड सिस्टम में किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कम से कम आधा दर्जन जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो अब इस अवसर को भांपते हुए 1 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन से 12 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास के माइक्रो टर्बोजेट इंजन विकसित करना शुरू कर चुकी है और ये इंजन अपने प्रदर्शन करने में भी सक्षम है। भारतीय सशस्त्र बल जो कि अब इन कंपनियों को आगे के विकास के लिए सरकारी धन प्राप्त कराने और ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार इन्हें संशोधित करने का अवसर भी प्रदान करने जा रही है। दरअसल भारत अब प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को इस तरीके के प्रोग्राम में तेजी से मंजूरी दे रहा है, जिससे कि निकट भविष्य में मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन से लेकर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलों में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ जो कि भारतीय नौसेना से आ रही है। भारतीय नौसेना का गश्ती विमान PHI सेशल्स पहुंच गया। ये विमान सेशल्स सरकार के अनुरोध पर उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गश्त लगाएगा। भारत और सेशल्स के बीच रक्षा संबंध पुराने हैं और यही कारण है कि सेशल्स ने बिना किसी हिचक के चीनी आक्रामकता के खिलाफ सुरक्षा के लिए भारत से मदद मांग ली है और भारत ने भी समय समय पर सेशल्स को आर्थिक और सैन्य मदद भी की है और सेशल्स हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण स्थान पर है। इसी इलाके से वैश्विक समुद्री व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अफ्रीका के करीब होने के कारण सेशल्स से पश्चिम की तरफ समुद्री डाकुओं का खतरा भी ज्यादा है। ऐसे में सेशल्स को एक प्रमुख अड्डा बनाकर यहाँ से मिलिट्री ऑपरेशन को भी अंजाम दिया जा सकता है। इसके अलावा सेशल्स चीन के जिबूती मिलिट्री बेस के रास्ते में भी स्थित है। ऐसे में जिबूती से गुजरने वाले चीनी युद्धपोतों और पनडुब्बियों पर भी यहाँ से नजर रखी जा सकती है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ जो कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को लेकर आ रही है। दोस्तों एस जयशंकर जी ने अमेरिका को एक कड़ा जवाब दिया है और उसी की भाषा में जवाब दिया है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध मजबूत होने लगे हैं उसे भारत भांप चुका है। ऐसे में दोस्तों एस जयशंकर जी ने कहा कि एक ऐसा रिश्ता है जिसे न पाकिस्तान को लाभ हुआ और न ही अमेरिका को कुछ फायदा पहुंचा। दरअसल एस जयशंकर जी से एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान के साथ F-16 लड़ाकू विमान पर अमेरिकी फैसले को लेकर सवाल पूछा गया था। जयशंकर जी ने कहा कि अमेरिका को आज इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि इस रिश्ते में क्या खास है और उसे इससे क्या हासिल हुआ है। हालांकि अमेरिका ने इस बात को लेकर तर्क भी दिया था कि आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए F-16 के रखरखाव के लिए पैकेज को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन जयशंकर जी ने अमेरिका के इस तर्क का जिक्र करते हुए कहा कि हर कोई जानता है कि F-16 का कहां और किसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप इस प्रकार की बातों को कहकर किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। यानी कि कितनी बड़ी बात है कि एक अमेरिका जैसे देश को बिल्कुल निडर और जज्बे के साथ एस जयशंकर जी ने जवाब दिया है, यानी कि आप किसी को मूर्ख नहीं बना सकते हो। अगली अपडेट दोस्तों पाकिस्तान को लेकर आ रही है। दरअसल पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हादसे में 2 पायलट समेत 6 अधिकारियों की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना की तरफ से कहा गया कि रविवार की रात को मक्के खोस्त में एक उड़ान अभियान के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। साथ ही उन्होंने बताया कि हादसा किस कारण हुआ इस पर जांच की जा रही है। वहीं दोस्तों बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे बलूच लिबरेशन आर्मी के लोगों का हाथ है। वहीं दोस्तों पाकिस्तानी सेना तो ये भी दावा कर रही है कि हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से क्रैश हुआ, क्योंकि झूठ बोलने की आदत पाकिस्तानियों को हमेशा से रहती है। लेकिन जो बलूच लोग हैं जो कि अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो पाकिस्तान के जो कुकर्म वहां पर किए गए हैं अब वो नतीजा बनकर सामने आ रहे हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ जो कि HAL से आ रही है।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 208 करोड़ रुपए की लागत से एक इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन बनाने के संयंत्र का निर्माण किया है। इस यूनिट में HAL इसरो के लिए रॉकेट इंजन बनाने का कार्य करेगी। कहा जा रहा है कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4500 वर्ग मीटर में फैले और 70 हाईटेक उपकरणों से लैस इस संयंत्र का उद्घाटन करेंगी। इस संयंत्र में भारतीय रॉकेटों के क्रायोजेनिक यानी कि CE-20 और सेमी क्रायोजेनिक यानी कि SE-2000 इंजनों का निर्माण और टेस्टिंग की सुविधा मौजूद होगी। HAL की तरफ से ये भी कहा गया है कि कंपनी बेंगलुरु स्थित संयंत्र में इसरो को एक छत के नीचे पूरी रॉकेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा मुहैया कराएगी। HAL के अनुसार दुनिया भर में लॉन्च व्हीकल्स में बड़े पैमाने पर क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है। क्रायोजेनिक इंजन की जटिलता को देखते हुए अमेरिका, फ्रांस, जापान, चीन और रूस जैसे कुछ बड़े देश ही इसके निर्माण की तकनीक में महारत रखते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि नाविक को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारत सरकार ने अब स्मार्टफोन्स पर नाविक की कवायद को तेज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसका मतलब साफ है कि भारत अमेरिका की GPS पर भारतीयों की निर्भरता को कम करना चाहता है और नाविक के जरिए भारतीय लोगों को सटीक घरेलू नेविगेशन भी प्रदान किया जाएगा। साथ ही इसके इस्तेमाल से हमारी जो इकोनॉमी है उसको भी लाभ होगा। दोस्तों, GPS को टक्कर देने के लिए चीन, यूरोपीय संघ, जापान और रूस के पास अपने वैश्विक या क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम है और नाविक का इस्तेमाल और ज्यादा बढ़ाने के लिए भारत सरकार इस साल स्मार्टफोन के दिग्गजों को GPS के अलावा नाविक का समर्थन करने के लिए हार्डवेयर को परिवर्तित करने के लिए प्रेरित कर रही है और कहा जा रहा है कि नए फोन जो कि 2023 से बेचे जाएंगे उनमें नाविक आपको मिलेगा। दरअसल दोस्तों, भारत की ये कवायद इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं जो मोबाइल फोन का निर्माण करती है, जिसमें Xiaomi Crop, Samsung इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्पल, इन लोगों को चिंता इस बात की है कि अगर फोन में नाविक लगाया जाएगा यानी कि नाविक के अनुरूप अपने फोन को वो परिवर्तित करेंगे, जिसका मतलब है उनकी रिसर्च और प्रोडक्शन लागत में उछाल आ जाएगा और परिवर्तनों के लिए अधिक परीक्षणों की मंजूरी की भी आवश्यकता होगी। हालांकि दोस्तों, सैमसंग ने तो नाविक को लगाने से मना कर दिया था, जबकि एप्पल और Xiaomi ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। सैमसंग की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि इससे उनकी लागत संबंधी जो चिंताएं वो बढ़ेंगी और नाविक को सपोर्ट करने के लिए न केवल नए स्मार्टफोन चिपसेट बल्कि कई अन्य कंपोनेंट्स की भी आवश्यकता होगी। इससे लागत में इजाफा होगा। इसके लिए हार्डवेयर डिजाइन में बदलाव भी किया जाएगा, जिसके लिए अतिरिक्त निवेश की जरूरत होगी। दोस्तों, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने कहा कि GPS और रूस के ग्लोनास जैसे जो सिस्टम है उनके देश की रक्षा एजेंसियों के द्वारा भी संचालित किए जाते हैं, जिससे कि नागरिक सेवा बाधित हो सकती है। ऐसे में भारत अपने स्वदेशी GPS को नागरिकों के लिए मुहैया कराना चाहता है और भारत पहला देश नहीं होगा जो स्मार्टफोन निर्माताओं को देसी नेविगेशन सिस्टम के लिए प्रेरित करेगा। इससे पहले दोस्तों, रशिया भी GPS पर निर्भरता को कम करने के लिए स्थानीय रूप से बेचे जाने वाले स्मार्टफोन में अपने खुद के ग्लोनास सिस्टम को शामिल कर चुका है और इसे अनिवार्य भी किया गया। जैसे ये कंपनियां नानुकुर कर रही है ना, ऐसे में भारत को भी अब इन पर डंडा चलाना होगा। वहीं चीन का जो बीडू है वो 2020 में पूरा हो गया। हालांकि इसे अनिवार्य नहीं किया गया, लेकिन फिर भी 2021 में चीन निर्मित 94.5 स्मार्टफोन में बेडू का सपोर्ट था। दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।